हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। वेलकम टू अगेंस पार्ट सेकंड ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आज हम बेटा आगे जो जैसे हमने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो क्या थी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रिएक्टेंट में माइनस साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट में प्लस साइन लगाएंगे। और हमने क्या सीखा था, जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको 1 बाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये बातें हमने डिस्कस की थी। आज हम जो इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो टॉपिक हम करेंगे, जैसे एक होगा आपके पास एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, average rate of reaction, and second one is instantaneous rate of reaction, instantaneous rate of reaction। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, चाहे वो आप पर्टिकुलर किसके लिए लिख सकते हो, आप रिएक्टेंट के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी। तो देखो हम बात करते हैं, अगर मैं रिएक्टेंट के लिए लिखता हूँ तो माइनस साइन डेल्टा आर अपोन में डेल्टा टी, डेल्टा आर अपोन में डेल्टा टी, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में। और अगर आप प्रोडक्ट के लिए लिखना चाहते हो तो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, और इसके साथ आगे आएगा प्लस का नोटेशन। ठीक है, और अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन करता हूं तो माइनस डी आर, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में अपोन में डी टी, और अगर प्रोडक्ट के लिए लिखना हो तो क्या आएगा आपके पास डीपी अपॉन में dt, dp अपॉन में dt और प्लस का नोटेशन। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो लार्ज चेंज के लिए है। वो किसके लिए है? लार्ज चेंज के लिए है। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो वेरी स्मॉल चेंज के लिए। वेरी स्मॉल चेंज के लिए है वो इंस्टेंटेनियस है बेटा, लार्ज चेंज के लिए है वो एवरेज रेट है। ठीक है, तो इसलिए लार्ज चेंज को हम डेल्टा नोटेशन से, ऐसे त्रिभुज से नोटेशन करते हैं, स्मॉल चेंज को डी बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब हम जानते हैं कि भी एवरेज, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वैल्यू, it is defined as the average value during a large interval of time जिसके अंदर हम एक एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की, वो लार्ज इंटरवल के अंदर होगी। मतलब जो बड़े चेंज से आती है वो आपके पास कौन होती है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है। और ये क्या है? इट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन when particular instant of time it is the rate of reaction when particular instant of a time। तो आपके पास ये दोनों हो गए हमारे पास। फिर लार्ज चेंज के लिए हो तो एवरेज है, और स्मॉल चेंज के लिए मतलब ये क्या है? वेरी स्मॉल चेंज ओवर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। छोटे चेंज के लिए इंस्टेंटेनियस होती है और लार्ज चेंज के लिए आपके पास कौन होती है? एवरेज होती है। अब इसको हम कैसे ग्राफ से बताते हैं? देखो हमने सीधी सी बात सीख चुके हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक एवरेज वैल्यू देती है। जैसे एवरेज वैल्यू का मतलब कैसे है भाई, आप मतलब एक पॉइंट, मतलब दिल्ली से, जैसे ये आपके पास दिल्ली से आप पुणे गए हो, दिल्ली से कहाँ गए आप? पुणे। तो दिल्ली से पुणे के बीच की जो टोटल डिस्टेंस वो आपके पास है, तो आप क्या बताओगे भाई? मान लो कोई गाड़ी गई है तो उसका एवरेज रेट कैसे बताओगे कि भाई स्पीड अगर उसकी बताने हो हम क्या करेंगे भाई? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस वो कर दिया मैंने, और कितना टाइम लिया उसने, उसको डिवाइड किया तो मैंने बता दिया भाई इसकी एवरेज रेट ये थी, एवरेज रेट ये थी उसकी। ठीक है, तो इसी तरह बड़े जो लार्ज चेंज, तो हमने क्या किया? सिर्फ क्या किया? इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखी और उसका टाइम को डिवाइड करके एवरेज रेट बता दिया हमने।
ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड उसकी बता दी। बट अगर हम इसी की बात करें, जैसे आपके पास रेवाड़ी से दिल्ली की बात करें, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर जब भी रिएक्शन कर रही है उसके हर एक इंस्टेंट टाइम के बारे में आइडेंटिफिकेशन दे। ये नहीं कि रेवाड़ी से दिल्ली का डायरेक्ट डिस्टेंस निकाली और उसको टाइम जितना लिया उसको डिवाइड कर दिया, तो क्योंकि वो तो क्या था, एवरेज था। बट इसके अंदर क्या कर रहे हैं भाई, रेवाड़ी से चलने के बाद जो आपके पास पटौदी है गाड़ी, वहाँ पहुँचने में कितना टाइम ले रही है, फिर गुरुग्राम पहुँचने में कितना टाइम ले रही है, फिर वो शाहबाद पहुँचने में कितना टाइम ले रही है, फिर उसके बाद कैंट पे पहुँचने कितना टाइम ले रही है, या पर्टिकुलर दिल्ली में पहुँचने के बाद कितना टाइम ले रही है आपके पास। तो हर एक स्टेशन की पूरी जानकारी अगर जिससे मिलती है वो आपके पास होते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट, जिसलिए मैंने बताया इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि भी जो रेट ऑफ रिएक्शन जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आए वो तो है इंस्टेंटेनियस, और जो लार्ज पे आए, लार्ज चेंज पे आए, वो कौन होते हैं आपके पास है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आई थिंक दोनों बातें क्लियर हो गई। जो हर एक क्षण के बारे में जानकारी दे वो इंस्टेंटेनियस है, जो बड़े चेंज के बारे में जानकारी दे वो एवरेज है। अब हम कैसे उसको ग्राफ से आइडेंटिफाई करते हैं दोनों चीजों को, वो आपको दिखाते हैं। देखो देखो हम दो ग्राफ बना लेते हैं, इधर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे है टाइम। इसी तरह सेकंड ग्राफ, इधर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहले एक कर लेते हैं, चलो बाद में करेंगे इसको। तो रिएक्टेंट केस में हमने ऐसे कर दिया, देखो ओके, और फिर मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, एक यहाँ पे कर दी, तो ये इसके नीचे ऐसे, इसको ऐसे मिला दिया नीचे। ठीक है, जब मान लो ये आपके पास ये T1 है, ये क्या है T2, T1 टाइम T1 के लिए यहाँ पे तो 0 है, जब टाइम T1 था तो कंसंट्रेशन क्या है C1, जब टाइम T2 है तो उसके लिए कंसंट्रेशन क्या होगी, C2 होगी। भाई T1 के लिए C1, T2 के लिए C2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसका स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन खींची है। क्या खींची है, टेंजेंट लाइन। क्या बता रहा हूँ मैं टू आइडेंटिफाई द स्लोप ऑफ, स्लोप किसके लिए, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर ऐसे लिखा था ना, एवरेज, ये रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज के लिए है, तो क्या हो जाएगी माइनस का डी आर डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी, ये तो एवरेज लिखा जाता है। और अगर इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस लिखना हो आपको तो क्या आएगा, डी आर अपॉन में डी टी, मतलब उसमें डी बाई डी टी वाला टर्म यूज करना है, और एवरेज में डेल्टा वाला नोटेशन यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट लाइन दी है, पूरा ड्रॉ कर सकते हो, पूरी खींच सकते हो, ऐसे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, और इस टेंजेंट स्पर्श रेखा है यहाँ से, इसको मैंने एक ऐसे बना लिया, इसको ट्रायंगल बना लिया, तो मतलब ये जो नोटेशन है यही मेरे पास कौन सा है, यही आपके पास ये इसके बारे में बता रहा है, इंस्टेंटेनियस के बारे में। ठीक है, और जो ये वाला बड़ा चेंज है, ये जो बड़ा चेंज है ये किसको बताएगा, आपका डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी माइनस का अगर बात करेंगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट की टर्म है, तो ये वाला तो है एवरेज रेट, ये तो कौन आपका एवरेज रेट, तो ये है बड़े वाला चेंज वाला। और ये टेंजेंट लाइन करके हमने स्लोप को फाइंड आउट किया है, और इंस्टेंटेनियस टाइम को हमने यहाँ पे नोटेशन किया है। तो ये तो इंस्टेंट को हो गया, और ये आपका एवरेज का हो गया। और ये लाइन ऐसे क्यों जा रही है नीचे की तरफ, तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, डिक्रीज, और प्रोडक्ट की क्या होती है, इंक्रीज। इसलिए इस वाला जो ग्राफ करेंगे, इसका ग्राफ ऐसे आएगा ऊपर की तरफ। तो इसी तरह इसके अंदर भी करेंगे, इसमें भी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे T1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका T2, T1 के रेस्पेक्ट में C1, T2 के रेस्पेक्ट में C2। इसी तरह प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट के लिए है, तो इसमें भी ऐसे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट लाइन ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट, मतलब इसके वर्सेस में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, टू फाइंड आउट द स्लोप, टू फाइंड आउट द स्लोप। तो इसी तरह इसमें भी ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो आपके पास बताएगा वो इंस्टेंटेनियस बताएगा। प्रोडक्ट की बात हो रही है तो डीपी अपॉन में dt आ जाएगा, प्लस का नोटेशन। और ये जो आपके पास, मैं अगर इस लाइन को यहाँ पे ऐसे कर लूँ तो ये मेरे पास जो लार्ज चेंज है, बड़ा वाला चेंज है, वो आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। तो ये तो मेरे पास किसको बता रहा है, एवरेज को,
और ये मेरा किसको बता रहा है, इंस्टेनियस को, INST इंस्टेनियस। इंस्टेनियस रेट ये होगा स्मॉल वाला चेंज इंस्टेनियस और लार्ज वाला चेंज कौन है आपका एवरेज रेट है। तो मैंने दोनों ग्राफ के अंदर आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। इधर आपके पास क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के केस के अंदर बात करें हम, ये प्रोडक्ट के केस वाले ग्राफ के बीच क्या है, ये रिएक्टेंट वाला था, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो ऐसे आएगा, रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है तो ऐसे आएगा। बड़े वाले चेंज को एवरेज, छोटे वाले चेंज को भाई इंस्टेंट। तो ये दैट विल बी द रिप्रेजेंट द स्लोप, ठीक है। और कभी भी लाइन ऐसे नीचे की तरफ आती है तो हमेशा स्लोप नेगेटिव, और लाइन अगर ऐसी की तरफ चलती है तो स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो आई थिंक एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं, आई थिंक देख लो अच्छी तरीके से। चलो अब हम चलते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बताते हैं इसी में हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। भाई नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे क्यों डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमने पीछे बताई थी अगर आयनिक कोई आयनिक सब्सटेंस है तो जैसे उसको एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो जैसे एक्वस में डालने के साथ इमीडिएटली आयन आ जाएंगे, और आयन हो जाएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। इसका मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है आपकी कौन रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें दो ही बातें थी, या तो क्या होगा आयनिक सब्सटेंस होगा, या कैसा होगा कोवैलेंट। अगर भाई आयनिक सब्सटेंस है तो उसमें रिएक्शन कैसे होगी, फास्ट होगी, और इसमें सिलेक्शन कैसे होगी, स्लो होगी। इसके कंपैरिजन आपके पास है इसके कंपैरिजन क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड को ब्रेकिंग करेंगे तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी हमारी कंज्यूम हो जाएगी कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि जैसे एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो आयन अपने आप मिल जाएगा हमें, एक्वस सॉल्यूशन में डालते के साथ वो आयन में स्प्लिट हो जाएगा। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इसकी भी बहुत अच्छी जरूरत होती है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। अगर कोई रिएक्शन स्लो है, कोई रिएक्शन क्या है स्लो, अगर हम कैटलिस्ट का यूज करें तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, उस रिएक्शन को वो फास्ट हो जाएगी, उसकी टाइमिंग कम हो जाएगी, और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इजीली वो इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेगी। कि कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ले जाता है विदाउट कंज्यूमिंग द रिएक्शन, रिएक्टेंट से किसमें ले जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। और रिएक्शन अगर मान लो 10 डेज में हो रही है तो उसको मान लो 2 डेज में कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। तीसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है सरफेस एरिया, ये भी अगर पार्टिकल का साइज जितना स्मॉल होगा, स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल, साइज छोटा है और उसका सरफेस एरिया उतना क्या हो, ज्यादा हो, सरफेस एरिया हो। जैसे सरफेस एरिया ज्यादा का मतलब क्या है भाई, मान लो 1 मिनट के लिए जैसे यही है, एक तो चौक की है मान लो, इसके बारे में बात करें और मैंने यहाँ पे रख दिया तो इसका जैसे ये इसका पर्टिकुलर सरफेस एरिया होगा इस चौक का, ठीक है। और मान लो मैं इस चौक को बारीक पाउडर बना दूं इसके, अब बारीक पाउडर बना दिया तो क्या ये इतनी जगह में थोड़ी आएगा, तो वो ज्यादा सरफेस एरिया लेगा इसके कंपैरिजन। ये सरफेस एरिया कम ले रहा है और इसका पाउडर फॉर्म कर देंगे तो वो सरफेस एरिया क्या लेगा, ज्यादा, क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या होगा और स्मॉल होगा इसके कंपैरिजन। तो भाई पार्टिकल का साइज जितना छोटा हो उतना ज्यादा सरफेस एरिया अगर वो अटेन करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी उतनी ही ज्यादा होगी, फास्ट होगी, मतलब इंक्रीज हो बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। वही आपके पास है रेडिएशन। भाई जरूरी नहीं है कि सभी रिएक्शन ऑल कंडीशन रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करे, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ रिएक्शन डार्क अगर कंडीशन के अंदर, अगर जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे स्लो काम कर रही है, बट अगर मैं उसी को इन द एक्सपोज सनलाइट की प्रेजेंस में लूँ तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। और जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उनको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये सिर्फ जनरल आइडिया है कि ज्यादा डिटेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पॉइंट का पता होना चाहिए
कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट, भाई नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आयनिक और कोवलेंट है। आयनिक वाले जल्दी क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो जल्दी स्प्लिट हो जाते हैं आयन के अंदर, इनके अंदर कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, इसलिए थोड़े स्लो हो जाते हैं कंपैरिजन। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करती है और जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन करवाती है, किसमें, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के टाइम को कम कर देती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। सरफेस एरिया के अंदर पार्टिकल का साइज जितना छोटा और सरफेस एरिया उसका जितना ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, फास्ट होगी। रेडिएशन, अगर पर्टिकुलर रिएक्शन कोई डार्क कंडीशन में स्लो हो रही है तो उसको फास्ट करने के लिए अगर मान लो कोई रिएक्शन जरूरी है, सनलाइट की प्रेजेंस में चले, एच का मतलब सनलाइट, फोटोकेमिकल कंडीशन में अगर होती है तो वो जरूरी नहीं सभी रिएक्शन एक ही कंडीशन में रहे, कोई रिएक्शन के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है, किसी के लिए प्रेशर की, किसी के लिए लाइट की जरूरत होती है, तो रेडिएशन भी एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन। सिर्फ पॉइंट याद करने हैं आपको, तो आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, आपके पास अब हमारे पास दो बातें आती हैं, एक आएगा आपके पास रेट ला और एक आएगा आपके पास ला मास ऑफ एक्शन। रेट ला और ला मास ऑफ एक्शन, सबसे पहले इनके बारे में जो स्टडी की गई थी वो थी गुलबर्ग एंड वाजिज, गुलबर्ग और वाजिज 1867। तो सबसे पहले हम लॉ मास ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं कि लॉ मास ऑफ एक्शन क्या है और आपका रेट ला क्या है। ठीक है, मैं दोनों के लिए इक्वेशन ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले तो जैसे मान लो लॉ मास ऑफ एक्शन के लिए मैंने लिखा ए जमा बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, और इसके लिए मैंने लिखा जैसे इसके लिए भी मान लो जैसे सेम यही लिखता हूं ए बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, इट इज एक्सप्रेशन determined experimentally it is an expression determined experimentally which relate क्या करता है, which relates the concentration of reactant and which relate the rate of reaction which relate the rate of reaction with the concentration of reactant। मतलब एक ये एक्सप्रेशन एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, जो क्या करता है, किसको रिलेट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट से। ओके, कहने का मतलब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट है, ये क्या होगा मेरे पास रेट, तो यही तो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन एक्सप्रेशन है जो रेट को किससे रिलेट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट से। अब रिएक्टेंट कौन है मेरे पास, यही तो है, यही तो आपके पास ए और बी, ये तो आगे जो मैंने ए छोटा ए स्मॉल बी लिखा ये है इसके कोएफिशिएंट जिनको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो मैंने ए को लिख दिया ऐसे और ऐसे बी को लिख दिया। ओके, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक अलग वैल्यू लिखी, जैसे अल्फा लिख दिया और यहाँ पे बीटा लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया, अल्फा और बीटा। अभी मैं बताऊंगा इन दोनों में क्या फर्क है। अल्फा और बीटा ऐसे लिख, अब मैं अगर इसको यहाँ से हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए अल्फा और बी बीटा। ये मैंने कोई अल्फा और बीटा बी बताऊंगा क्या बातें हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो यहाँ पे के अलग आया आपके पास, जिसको बोलते हैं के कौन है आपके पास,
के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो आपके पास था रेट लॉ, क्योंकि रेट लॉ एक डिटरमाइन किया गया एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है जो किसको रिलेट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को किससे रिलेट करता है, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो मैंने वही किया है, ये रेट किसको रिलेट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लॉ मास ऑफ एक्शन, लॉ मास ऑफ एक्शन विच स्टडी ऑफ law mass of action which is mainly based upon stoichiometric coefficient। जो लॉ मास ऑफ एक्शन है वो मेनली किस पे बेस, आपका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे बेस है। नीचे दिख रहा है आपको शायद, अगर नहीं, हाँ दिख रहा है। लॉ मास ऑफ एक्शन विच मेनली बेस्ड ऑन द स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर मेरे को इसके लिए लिखना हो तो जैसे इसमें आएगी तो बात यही, रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ए और यहाँ पे बी, मतलब रिलेट तो उसी को कर रहा है ये। तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन है, ए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए और ये लिख दिया मैंने बी। इसका मतलब ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कैसा एक थ्योरेटिकली, वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो आप ये बोल सकते हो कि भी ये जो है लॉ मास ऑफ एक्शन मेनली एंड मेनली डिपेंड अपॉन द स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब इस पे डिपेंड है ये मेनली, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये ला रेट ला जो है वो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे बेस्ड। मतलब ये क्या हो सकता है, जो मैंने अल्फा बीटा ये मैंने डिटरमाइन करके बताया है कि भाई इसका ए का ऑर्डर ये है और बी का ऑर्डर ये है, ये इसके बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये अल्फा और ए का मान बराबर भी हो सकता है, जैसे ए का मान 1 हो तो अल्फा का मान 1 हो सकता है, ठीक है। बी बीटा का मान 2 हो तो इसका मान भी 2 हो सकता है, मतलब हो सकता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है, जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है वही आएगा, जो यहाँ कोएफिशिएंट है वो यही आएगा। तो इनमें दोनों में फर्क ये है, क्योंकि मैंने अल्फा और बीटा जो लिए हैं ऊपर, ये जो मेरे पास ये जो इसकी रेज पावर जो ली है, ए की ऊपर रेज पावर, बी के ऊपर रेज पावर जो है, ये मैंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए हैं। ये किसको डिटरमाइन किया मैंने, एक्सपेरिमेंटली। मतलब इनकी वैल्यू इसके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आती है वो मैं इसमें फाइंड आउट करता हूँ, जो हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आएंगे आपके पास कि कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि एक डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास और आएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आई थिंक पहले हमने दो बातें क्लियर करते हैं बेटा। रेट लॉ क्या करता है, एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन को किससे रिलेट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, जिसके अंदर जो ये रेज पावर है, ये रेज पावर हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की है। इनकी वैल्यू इसके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट अगर लॉ मास ऑफ एक्शन की बात करें तो रिलेट तो उसी को कर रहा है, बट इसकी जो रेज पावर आ रही है वो मेनली एंड मेनली बेस किस पे है, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ मास ऑफ एक्शन। अब देखो इसी में हम एक बात और करते हैं, यहीं से एक डेफिनेशन और आ जाएगा आपके पास कि जो रेट कांस्टेंट है इसकी डेफिनेशन क्या है। रेट कांस्टेंट या इसका एक नाम हो रहा है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। यहीं से बनेगी डेफिनेशन इसकी, रेट इज इक्वल टू के ए और बी, ए और बी आपके पास जो भी है उसके ऊपर अल्फा बीटा जो भी ले लो, मान लो मैंने क्या लिया, ए का मान भी क्या ले लिया 1 और बी का मान भी क्या ले लिया 1 ले लिया, तो क्या आएगा मेरे पास, रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के। तो इसको क्या करेंगे, it is defined as rate constant is defined as the rate of reaction
It is defined as the rate of reaction when concentration of reactant in these reaction is unity. कहता है कि रेट कांस्टेंट क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रिएक्शन इज यूनिटी। अगर मेरे पास जो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं यूनिटी ले लेता हूँ, ए का मान v1 b का भी मान 1, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, आपकी रेट ऑफ कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, रेट कांस्टेंट। भाई ये रेट k के बराबर कब होता है, जब मैं इसके मान क्या लूं, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट को क्या ले लूं, यूनिटी ले लूं। कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट क्या ले लें, यूनिटी। तो हमने वही बताया कि रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रिएक्शन इज यूनिटी। रिएक्शन इन द रिएक्शन इज यूनिटी। मैं अगर 1 ले लेता हूं तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रेट कांस्टेंट। ये कैसे आया है, जब इन दोनों का मान 1 लेते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये होगा आपके पास रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे आपके पास एक डेफिनेशन आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है। एक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज order of reaction is defined as the sum of power of the concentration of reactant in the rate law expression. Rate law expression मैंने बोला है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड है द सम ऑफ पावर। सम ऑफ पावर, पावर का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी पावर भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ए की पावर क्या है, जैसे मैंने अगर मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना हो जैसे इस रिएक्शन का ही, तो सम करना। सम मतलब पावर का सम, कंसंट्रेशन की पावर का सम। किसकी कंसंट्रेशन पावर, रिएक्टेंट की। तो अल्फा जमा बीटा, तो अल्फा जमा बीटा को सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन याद करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो किसमें, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। यही तो था मेरे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो मैंने सम कर दिया। अगर मान लो जैसे इक्वेशन ऐसे होती है मेरे पास, जैसे 1 मिनट के लिए ए जमा बी बी जमा सी सी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और मेरे को ऑर्डर बताना हो, क्या बताना हो, ऑर्डर। तो क्या करूंगा, मैंने आपको अब भी क्लियर कर दिया था, ये जो आगे है ये स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली जब रेट लॉ एक्सप्रेशन को करते हो तो आपकी जो वैल्यू है ये ए बी सी की वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है वो वैसी आ सकती है जो वैल्यू इनकी है, या डिटरमाइन करने के बाद डिफरेंट आती है, तो मैं कंफर्म नहीं कर सकते कि वही सेम वैल्यू होगी। जैसे मैं दो बातें कैसे बता रहा हूँ, जैसे मान लो देखो मैंने इसी का पहले रेट ऐसे लिखा, देखो के करके, जैसे ए बी सी मैंने डिटरमाइन किया एक्सपेरिमेंटली। मान लो ये मेरे पास एम आया, ये एन आया, ये मेरे पास एम एन पी आ गया मान लो। अब मैंने आपको अज्यूम किया, जैसे मेरी ए के मान 1 था, बी का मान 1 है, सी का मान 1 है, या मान लो मैं, तो मैंने मान लिया ये पहले मेरे पास स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मान ये था, और मैंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके लेकर आया, तो एम का मान लो मेरा 1 आ गया, एन का मान 2 आ गया, और मान लो पी का मान मेरे पास 1 आ गया। तो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको देख के नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसको देख के नहीं बोला जाता, वो जो आप एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई करते हो उसके अकॉर्डिंग बोलो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 जमा 2 जमा 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4 आपके पास, ठीक है। मतलब जो आप एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई करते हो, ये जरूरी नहीं मैं इनका नाम ये भी ले सकता हूँ, जैसे इसका ए है तो यहाँ पे ए भी ले सकता हूँ, बट जो आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं उसी वैल्यू का सम होके आएगा आपके पास। तो इसका सीधा सा मतलब ये बता रहे हमें कि भी रेट लॉ जो है वो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे मे और मे नॉट भी, मतलब डिपेंड कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, बट लॉ मास ऑफ एक्शन सिर्फ मेनली एंड मेनली डिपेंड अपॉन स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन होते हैं बेटे, जो आगे वाली टर्म होती है ना, इनको बोलते हैं स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया हमारे पास, सम कर देते हैं पावर का कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, जो किसमें एक्सप्रेस है, रेट ला एक्सप्रेशन में। अब दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भाई जीरो हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है और इंटीजर भी हो सकती है। भाई जीरो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ये वैल्यू हो सकते हैं आपके पास। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 1 2 3 और इवन फ्रैक्शन भी हो सकती है, 0 1 2 3 और इवन फ्रैक्शन भी हो सकती है। फ्रैक्शन का मतलब 1.5 2.5 3.5, ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अब एक यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज सिखाते हैं, अगर मान लो आपको रेट कांस्टेंट मतलब फॉर पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकालना हो, रेट कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बस यहाँ तक देखेंगे फिर ज्यादा हो जाएगा। रेट कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा nth ऑर्डर के लिए, जैसे nth ऑर्डर रिएक्शन लिखे यहाँ पे, Na कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, Na कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे माने जैसे मानो रेट आएगा, रेट इज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर, मान लो कोएफिशिएंट मैंने n लिख दिया ये, अब रेट इज इक्वल टू k a की पावर n। अब इस मेरे को ये मान निकालना, मतलब मेरे को रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट क्या है, k का मान निकालना है, तो रेट अपॉन में a की पावर n। इस रेट को कैसे लिखते हैं, रेट ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करनी थी, इस रेट को क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, और ये 1 अपॉन में ही है। अब ये भी तो कंसंट्रेशन ही है, मैंने इस रेट की जगह पे क्या लिखा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये मैंने सीधा लिख दिया। अब ये भी मेरे पास क्या है, ये कंसंट्रेशन ही तो है, तो मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इनटू में 1 अपॉन, और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन की पावर n कर दी, मतलब एक ही जगह पे मैंने कंसंट्रेशन लिख दिया, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ही तो है रिएक्टेंट की, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला बन गया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। तो ये फॉर्मूला आप माइंड के अंदर याद रखेंगे भाई, कंसंट्रेशन के ऊपर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, क्योंकि टाइम को सेकंड में लिख दिया आपने। तो इस फॉर्मूले को याद रखना बस, किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालना हो, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालना हो, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n ऐसे इनवर्स। देखो आप कैसे करते हैं, सबसे पहले मैंने nth ऑर्डर ली थी, फिर मैंने इसका रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है, फिर मैंने रेट प्रोपोर्शनल हटाया, रेट कांस्टेंट आ गया, ये मैंने टर्म को रीअरेंज कर दिया, रेट की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, ये मेरे पास ये एज इट इज लिख दिया, ये कंसंट्रेशन थी, मैं इस यहाँ पे n है, नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पावर 1 है कंसंट्रेशन की, तो 1 माइनस n, तो ये फॉर्मूला आप माइंड के अंदर याद रखेंगे, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n s इनवर्स। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है आपसे, क्वेश्चन देखो मान लो ऐसे आ गया आपके पास, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2.8 इंटू में 10 की पावर माइनस 10 एस इनवर्स, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ये पीछे की यूनिट देख के आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, क्योंकि ये मेरे पास k का मान है, और यहां से मेरे को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि भी ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। तो देखो आप फाइंड आउट कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n s माइनस 1। अगर देखो मैं एक बार वैल्यू पुट करके देखता हूं, अगर n की जगह पे मैं 0 पुट करता हूं, 0 का मतलब 0 ऑर्डर के लिए, अगर मैं कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n s इनवर्स n की जगह पे 1 पुट करता हूं, तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और अगर कंसंट्रेशन 1 माइनस n s माइनस 1 n की जगह पे मैं 2 पुट करता हूं, तो वो सेकंड ऑर्डर के लिए, वो किसके लिए होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए। ये मैंने कोई, अब देखो कैसे 0 पुट करके देखो, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 0 s इनवर्स, 1 में 0 गया तो एज इट इज ये बचेगा,
अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है जो आपने भाई, कंसंट्रेशन को हमेशा कैसे लिखते हैं, मोल एल इनवर्स तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोल एल इनवर्स। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वही होते हैं ना, मोल एल इनवर्स, कि भी जैसे मोलरिटी के अंदर, नॉर्मलिटी के अंदर यूज करते हैं हम, जैसे मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, तो मोल पर लीटर। तो भाई कंसंट्रेशन की जगह पे क्या आएगा, मोल एल इनवर्स, और एक में जीरो है, एक एज इट इज बच गया, तो यूनिट ये बढ़ गया आपके पास किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो आ गई मोल एल इनवर्स एस इनवर्स। क्या ये यूनिट इससे मैच कर रही है, नहीं कर रही भाई, इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर तो नहीं है। अब दूसरा चेक करके देखते हैं, अब की बार हम n की जगह पे 1 पुट किया तो क्या आ गया, कंसंट्रेशन की पावर जीरो, भाई एक में से एक गया जीरो, s माइनस कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिखूंगा, मोल। अब इसमें तो सीधा यही हो गया, अब तो लिखने की जरूरत नहीं भाई, कंसंट्रेशन किसी की पावर जीरो क्या होती है 1, तो मेरे पास आंसर क्या है, s इनवर्स। तो इसका मतलब ये मेरे पास कंफर्म हो गया कि जो मैंने रेट कांस्टेंट लिखा था ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर का था, किसका था, फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। अच्छा इसके लिए करते हैं पुट, तो देखो कंसंट्रेशन एक में से दो, n का मान 2 हो गया भाई, 1 माइनस 2 गया तो क्या बच गया, कंसंट्रेशन की पावर -1 एस इनवर्स। अब इसको लिखो मोल एल इनवर्स और उसके ऊपर इनवर्स है और एस इनवर्स, तो भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स बन जाएगा, मोल तो इनवर्स बन जाएगा, ये इनवर्स से इसका कट जाएगा क्योंकि दोनों चीज को अलग अलग करेंगे ना भाई, मोल का भी इनवर्स है और एल का भी, दोनों को खोलेंगे ना अलग अलग, तो मोल तो इनवर्स हो गया और इसके माइनस से ये कट गया, तो मोल एल एस इनवर्स, मोल एल एस इनवर्स। अब आपसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाए, मान लो आपसे मैं ऐसे लिख दूं k = 5.8 10 की पावर -5 मोल एल इनवर्स एस इनवर्स। मैं पूछूं ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, तो आप झट से आंसर दोगे ये भाई जीरो ऑर्डर का है क्योंकि इसके पीछे यूनिट लगी हुई है। अगर मैं लिख दूं ये और मैं पूछूं कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे भाई सर ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है क्योंकि इसके पीछे एस इनवर्स यूनिट है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता मोल एल इनवर्स एस ना, मोल इनवर्स एल एस इनवर्स, मोल पे इनवर्स एल और एस इनवर्स, और आपसे पूछा जाए कि ये कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, तो आप बोलोगे सर ये सेकंड ऑर्डर का है, किसका है, सेकंड ऑर्डर का है। तो हम इससे कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को के रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आप माइंड के अंदर याद रखोगे 1 - n s - 1, इस फॉर्मूले के तहत आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक सीखेंगे कि कैसे हम कोई भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और उससे कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये अपने माइंड के अंदर याद रखेंगे। आज डेफिनेशन जो हमने की है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो सम ऑफ पावर था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो किसमें था, रेटला एक्सप्रेशन में। रेटला जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है जो रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। ला मास ऑफ एक्शन सिर्फ हमें किस पे बेस है, जो आपके पास स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे जो बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो क्या करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उस पे बेस होता है वो, ठीक है। बट रेट ला ऐसा नहीं है, ओके। और हमने इसमें सीखा है आज, और क्या सीखा है, ये बातें तो कंप्लीट कर ली। और हाँ, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज एक लार्ज चेंज को और इंस्टेंटेनियस एक स्मॉल चेंज को करता है, ठीक है। थैंक यू।